तो चलिए भैया शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए सर, जैसा कि आप जानते हैं आज है 19 जून, ठीक है। और हम लोग जो करने वाले हैं आज करने वाले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले इसलिए इसको लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते। देखिए, आपने क्लास 11th में इसको बहुत अच्छे से किया है। वहां आपने क्या नया नहीं किया जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, आपने वो नहीं बनाया। बाकी आपने सब कुछ किया है, ठीक है। जब बाकी आपने सब कुछ किया है तो आई थिंक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आज मैं जो कराने आपको जा रहा हूं, मैं आपको ये कराने नहीं जा रहा कि इसमें एक्चुअली में होगा कैसे कैसे। ये वीडियो नए बच्चों के लिए है ही नहीं, इस क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 महीने में मैं आप ठीक होके उठाऊं। 3 महीने के बाद मैं आपसे सही से 15 महीने के बाद बात भी नहीं कर पाया किसी बच्चे से, क्योंकि तबीयत ही बिल्कुल ख़राब हो चुका था। हम जो आज करेंगे ना डिस्कस, हम ज़्यादा 24 मई का हमारा मोस्टली पेपर है, मोस्ट प्रोबेबली 24 मई का हमारा पेपर है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब आप करेंगे, ठीक है। तो आज जो आप करने वाले हो ना, बस आज आप जो करोगे वो करोगे कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और आपका हम लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि हमें न्यूमेरिकल करते समय हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। हमें न्यूमेरिकल करते समय क्या क्या करना होगा, हम उन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, मैंने साइड बाय साइड ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी खोला हुआ है और इधर आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी खोला हुआ है, जिससे कि मैं आपको एक एक चीज़ क्लैरिफाई करके एक एक चीज़ बता सकूँ। जब आप क्लास 11th के स्टूडेंट थे, तो आपने ईजिली ये आपने सोल प्रोप्राइटरशिप पूरा पढ़ लिया है। और विदाउट सोल प्रोप्राइटरशिप आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर भी नहीं पाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, आपके फाइनेंशियल यानी फाइनल अकाउंट के अंदर 3 चीज़ होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 ही चीज़ आएंगी, एक आपकी एसेट, एक लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 तरह की होती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। बच्चे जो बीच में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आपको आए, डिस्टर्बेंस हो, प्लीज़ अवॉइड कीजिए। घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो उससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट आई होप मैं इसको वॉइस ओवर करते समय या कैसे भी इसको एनहेंस करके सब चीज़ कंप्लीट कर दूँ, बट थोड़ा बहुत आए तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। आप काम की बात पर फोकस कीजिएगा। जो आपकी इंटरनल लायबिलिटी होती है उसे कैपिटल बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल होती है 2 तरह की हो सकती है, एक आपकी नॉन करंट और एक आपकी करंट। करंट लायबिलिटी वो होगी जो लेस देन 12 मंथ के अंदर पे करनी होगी। नॉन करंट लायबिलिटी जो कि आपको मोर देन 12 मंथ में पे करनी होगी, लेस देन 12 मंथ में पे करनी होगी। ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, याद रखिएगा। क्या आते हैं सर? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके 3 तरह के हो सकते हैं, बेसिकली आप पे ऑफिस एंड एडमिन होता है, और तीसरा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है सर? आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलवेज रिलेटिंग टू फैक्ट्री होते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये आपको जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे वहाँ बहुत मदद करेगा। बट ये शुरुआत में अगर बात बता दी जाए तो बच्चे को समस्या नहीं होती है, ठीक है। फैक्ट्री में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाता है। हालांकि उसमें ये आपका फैक्ट्री कंसिडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे काम के अकाउंट्स में निकल के आ जाएगा, बट कॉस्टिंग में इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, हमें वो सीखना भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट में 2 चीज़ होती है, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। दिमाग में रखिएगा, एक इनकम स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दूसरा प्रॉफिट लॉस होता है। लंबा वीडियो बिल्कुल नहीं खींचूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करने बैठा हूँ, मैं बाकी कुछ डिस्कस करने नहीं बैठा। इसके बाद सीधा हम लोग आरटीपी पे चलेंगे और आरटीपी सॉल्व करेंगे, जो कि रिविजनरी टेस्ट पेपर आईसीए ने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। मेरी बात समझ में आती है आपको? चलिए, अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ICAI हम भी सामने खोल लेते हैं जिससे जल्दी से हमारा काम हो जाए। स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, दूसरा बैलेंस शीट आपकी पोजीशन, जो कि आपकी एसेट एंड लायबिलिटी बताता है, ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बताता है, ठीक है। यहाँ से आपका ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस निकलेगा, यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। आई होप ये बात आप सबको क्लियर होंगी।
फिर सर हम लोग करने वाले क्या है इसमें, हम लोगों को बस फॉर्मेट समझना है और हमको बेसिकली एक चीज़ का इंपॉर्टेंट जिसका नहीं डिफरेंस है ना, हमको बस एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि अगर मेरे को वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे तो मैं किस तरह से प्रिपेयर करूँ, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आए आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग आए तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब आता है उसके अंदर आपका एक अकाउंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है जिससे में आपको एक मैन्युफैक्चरर का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो हमको बस उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी हमें कुछ बेसिक चीज़ें नहीं सीखनी क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी आता है, बट फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ आपको। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट से आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट लॉस होता है, यहाँ पे आपका बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, प्रिपरेशन में फाइनल अकाउंट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, आपका कुछ है नहीं। ये अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू रेसिट्स एंड पेमेंट, ये तो आपको समझना पड़ेगा। या आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू रेसिट्स, आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू रेसिट्स एंड पेमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑल्सो इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ अ अकाउंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दोस ऑफ द अनदर। बेटा वही आपका एक्रूअल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, एक साल के खर्चे, एक साल की इनकम एक साल के अंदर रिकॉर्ड करनी चाहिए, इन सब की चर्चा की जा रही है। ठीक है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ टू स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे आपका जो एक्रूअल प्रिंसिपल होता है इसके अंदर हम बोलते हैं कि ऑल दोज expense or income which incurred or earned must be recorded in that particular year in which they incurred और याद रखिएगा, आपने जिस तरह के खर्चे जिस साल किए उस साल रिकॉर्ड करना, जिस साल की इनकम है उस साल रिकॉर्ड करना, दैट्स इट, और कुछ तुम्हें करना इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट मैं आपको समझा दूंगा। ठीक, अब इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया, ये इन्होंने टैबुलेशन फॉर्म दे दी आपकी, क्या दे दी सर, टैबुलेशन फॉर्म दे दी है, और हम टैबुलेशन फॉर्म से हम लोग इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसका कोई यूटिलाइजेशन बेटा जी नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक बिगिनिंग में है, हमने परचेज किया, अब जो इन्होंने यहाँ से माइनस किया लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्यों किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालनी थी सर, इसकी क्लोजिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब सीओजीएस निकलता कैसे हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूँ तो मेरा सीओजीएस आ जाएगा, और दूसरा है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जैसे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें से माइनस करेंगे सर आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, सर आपके पास निकल के आ जाएगा आपका क्या, सीओजीएस निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि ये रहा, आपने सेल्स डाला, इसमें से रिटर्न को माइनस करेंगे, याद रखिएगा सेल्स का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और आपका परचेज का आपका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर सेल्स रिटर्न है तो उसका डेबिट, और परचेज रिटर्न है तो बेटा उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, बट हम उसको डेबिट क्रेडिट न डाल के नेट बैलेंस करते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न परचेज में से माइनस की जाती है और नेट बैलेंस को आपका बाहर शो कर दिया जाता है। उसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट से आता है। रीजन, जब भी ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक आएगा, याद रखा जब भी ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो थ्रू ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब ये एडजस्टमेंट होगा तभी आएगा। यदि आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है तो वो हमेशा आपकी एसेट बनेगा, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। रिपीट करता हूँ, यदि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कभी भी बेटा वो ट्रेडिंग के अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो हमेशा आपकी बैलेंस शीट का ही पार्ट बनेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी डबल इफेक्ट हो चुका है। उसके कारण आपके जो ट्रायल बैलेंस है सीओजीएस शो हो रहा होगा, आपको उसका सीओजीएस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में शो कर देना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। क्लोजिंग स्टॉक कहीं भी नहीं आएगा, ना उसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, ना परचेज आएगा, ना ठीक है, ना डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। ओके, चलिए आगे, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज डाल दिया, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके नेट बैलेंस को बाहर डाला। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये रहा ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया था, तो ये कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, हम इनको कंसिडर कर लेंगे। फिर आपका फैक्ट्री एक्सपेंस एंड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, अगर आपने रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है तो हमेशा याद रखना ये ऑलवेज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट बनेगा, क्योंकि जब तक रॉयल्टी पे नहीं करोगे आप प्रोडक्ट को बना नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर रॉयल्टी जा रही है, वो किसी का पेटेंट राइट है।
ओके, चलिए, तो जैसे आप ये सब खर्चे जोड़ोगे तो आपके पास ही कुछ अमाउंट निकल के आ जाएगी। इसके बाद या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा, फिर आपको ग्रॉस लॉस होगा, जो होगा उसे आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके लिए एंट्री क्या पास होगी, जब आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो उसके लिए एंट्री पास होगी क्या, ट्रेडिंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ तो प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू बेटा ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री पास कर दी जाएगी। नरेशन बता देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपका ट्रेडिंग आइटम्स आ गए, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि हम सब ओपनिंग एंट्रीज, लाइक एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके पास है कुछ मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके पास 5 आइटम होते हैं अल्टीमेट, कितने, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल और बेटा आपका एक्सपेंस। मैं इसको एलएस वर्ड की तरह याद कर सकता हूँ। एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इन बाकी तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ समझने वाली है, लायबिलिटी, कैपिटल, ये तो आपकी पोजीशन बता रही है, तो ये हमेशा किस में जाएगी, बैलेंस शीट में। ये कभी भी आपके ना ट्रेडिंग में आएगी और ना ही आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये तो यहाँ तक आ नहीं सकती। अब क्या बचती है, इनकम। अब इनकम 2 तरह की होंगी, एक डायरेक्ट होगी और एक आपकी कैसी होगी सर, इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट ऑलवेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, इनडायरेक्ट ऑलवेज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। इसी तरह से आपके एसेट्स, एसेट्स आपकी पोजीशन को बताता है, तो एसेट्स आपकी जाएगी कहाँ पे, बैलेंस शीट में। और जो आपकी एक्सपेंस होंगे क्या होंगे सर, एक्सपेंस होगी भी 2 तरह के होंगे, फिर वही आपका डायरेक्ट और दूसरा बेटा आपका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आप इन सब चीज़ों को ब्रेक करना सीख गए तो आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर हमारे पास कुछ एक्सपेंस होते हैं, कैश एक्सपेंस होते हैं और कुछ नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। एक्सपेंस तो कैश हो सकते हैं बट नॉन कैश में उसका पैसा बाहर नहीं जाता। अब नॉन कैश एक्सपेंस को कहाँ डाले सर, वो ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकते हैं, नेचर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अगर वो आपका ऑफिस से रिलेटेड है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या फिर सेलिंग से रिलेटेड है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसीलिए अगर कभी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ऑन फैक्ट्री प्रमाइसिस पे या फिर किसी फैक्ट्री की किसी एसेट के ऊपर, तो हमेशा वो आपके ट्रेडिंग में जाएगा। बट अगर सिंपल लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज, तो हमेशा वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, क्योंकि उसने नेचर स्पेसिफाइड नहीं किया वो फैक्ट्री का है, ऑफिस का है, कैसा है, इसलिए हम उसको प्रॉफिट लॉस में डालते हैं। बट अगर उसने नेचर स्पेसिफाई कर दिया कि वो फैक्ट्री का है, किसका है, फैक्ट्री का है, तो ट्रेडिंग में, अगर ऑफिस एंड एडमिन का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो बेटा आपके प्रॉफिट लॉस में। मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। बेसिकली एक तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स हो सकता है, ठीक है, डिप्लीशन और नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, या फिर एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इस इंटेंजिबल एसेट में आपको 2 तरह के एसेट मिल सकते हैं, तो पेटेंट मिल सकता है या फिर आपको गुडविल मिल सकता है, और दोनों ही किस में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ओके, आई थिंक क्लियर है आपको मेरी बात। तो हमें इन सब चीज़ों का, अगर हमको ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है ना, एक्सपेंस के रिगार्डिंग, इनकम के रिगार्डिंग, तो हमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती। लड़ाई किस चीज़ के ऊपर होती है सर, लड़ाई होती है एडजस्टमेंट के ऊपर। किसके ऊपर होती है सर, एडजस्टमेंट के ऊपर। जब आप एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो याद रखना उनका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं होता, मतलब या तो वो एरर होती है या फिर वो ओमिशन होती है। हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि क्या वो एरर है, क्या वो ओमिशन है, ठीक है। अगर हमको वो चीज़ समझ में आ गई तो फिर हमें कोई समस्या वाली बात है ही नहीं, हम वो कुछ आगे सोचना भी है ही नहीं। अगर एरर तो उसे रेक्टिफाई कर देंगे। ओमिशन है तो हमें देखना पड़ेगा कंप्लीट ओमिशन है, ठीक है, या फिर आपका पार्शियल ओमिशन है। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो इसका डबल इफेक्ट ले लेंगे, अगर पार्शियल ओमिशन है तो भी डबल इफेक्ट लेंगे, बट तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं सर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट हो सकती है। देखिए यही काम आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर भी होगा, यही काम आपका किसके अंदर होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में होगा। तो कुछ एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट सीख लो जो बिल्कुल कॉमन फैक्टर्स है, जो आएंगे ही आएंगे, उनके सिवा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना साहब। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? प्लीज़ जरा मुझे बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, जैसे कि सबसे पहले एडजस्टमेंट जो सबसे कॉमन मिलती है, क्या मिलती है सर, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 तरह से मिल सकता है,
एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकता है, दूसरा ट्रायल बैलेंस मिलेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में मिले तो बिना कुछ सोचे समझे उसे एसेट्स बना देना। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले तो उसकी होगी एडजस्टमेंट एंट्री पास। वो क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक है तो इसलिए वो एसेट बन जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा था इसलिए बेटा ट्रेडिंग के कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड चला जाएगा, दूसरा कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, फिर कुछ एक्सपेंस की होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कॉमन एडजस्टमेंट है। मैं टफ एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कॉमन एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मेरा आंसर नहीं मिला तो मेरे पूरे नंबर कट जाएंगे। याद रखना तरीके होते हैं, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। पहले मैं कुछ एडजस्टमेंट खत्म कर लूँ कि आपकी कौन कौन सी एडजस्टमेंट किस तरह से होने वाली है। मैंने पहला चैप्टर ये इसलिए उठाया है कि एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स 20 मार्क्स तक का ये एग्जाम के अंदर आपका आ जाता है। जब आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आपको देखना पड़ेगा कि वो ट्रायल बैलेंस में शो कर रखा है या फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में शो कर रखा है। अगर वो ट्रायल बैलेंस में शो कर रखा है तो वो आपकी लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा, किसमें? बैलेंस शीट में, क्योंकि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी बन चुका है, उसका इफेक्ट लिया जा चुका है। बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है तो उसके डबल इफेक्ट। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस पे हुआ है या फिर वो बेटा किस पे हुआ है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे हुआ है। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। जब आप इसको डिसाइड कर लेंगे, डायरेक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट ट्रेडिंग में होगा और इनडायरेक्ट है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कर दिया जाएगा। बट इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दो चीज देखना पड़ेगा कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग है, हमने समझ लिया डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? पहला इफेक्ट तो ये पड़ गया कि ट्रेडिंग में जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा किधर? डेबिट साइड, और ये आपके एक्सपेंस में जाके ऐड हो जाएगा। बट एक बात का हमेशा याद रखिएगा, ये रिलेटिंग टू उस ईयर से होना चाहिए जिस ईयर के लिए आप बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं। अगर वो अगले साल का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। अगर हमको इस साल रिसीव हुआ है और अगले साल का एडवांस जैसे होगा तो उसे माइनस कर देंगे, वैसे हो तो प्रीपेड बन जाएगा। ठीक है, सेकंड ट्रीटमेंट कहाँ पे आएगा इसका? सर वही आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी तो बनेगा, क्योंकि एक्सपेंस इनकर्ड हुआ पेड नहीं हुआ तो भविष्य में आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बट कौन सी लायबिलिटी है? जो 12 महीने के अंदर अंदर पे की जाएगी, मतलब कि आपकी इंटरनल लायबिलिटी। अगर आप ये मेरा कान में ऑडियो की तरह डाल के भी सुन लोगे ना, मस्त बिंदास तरीके से आपकी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस कान में लीड डालो, अच्छे से ये ऑडियो सुन लो। हाँ, जहां लगे कि कुछ दिक्कत है वीडियो उठा के देख ली, बाकी अपना मस्त तरीके से काम करना चालू कर दो। याद रखना, मैं आपको एक बहुत बड़ा एक रामबाण दे रहा हूं। जब भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाए तो तीनों के फॉर्मेट एक साथ बनाए। इसका एडवांटेज का ट्रायल बैलेंस एक साथ खत्म होगा। जब ट्रायल बैलेंस एक साथ खत्म होगा, बैलेंस शीट में जब आप बात करोगे सब आइटम आपने डाल दिए तो वो बहुत नीट एंड क्लीन रहेगा। बट हाँ, याद रहे आपको एडजस्टमेंट पता हो कि पर्टिकुलर आइटम पे एक एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है, तीन एडजस्टमेंट है, ये आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ दीजिएगा। एक दो लाइन फालतू छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, बस कम नहीं पड़ना चाहिए, वो घिसा पिटा वाला काम नहीं होना चाहिए। समझ में बात? बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दो लाइन छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है कि एक पेज पे ट्रेडिंग आएगा, एक पेज पे ट्रेडिंग ले लो, दूसरे पे प्रॉफिट लॉस ले लो, तीसरे पे बैलेंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं तो पहले आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, आफ्टर दैट बैलेंस शीट बनेगी। याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका ट्रेडिंग, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, देन आपका बैलेंस शीट। ये सीक्वेंस है, इसको मत भूलिएगा। चलिए ठीक है साहब। चलिए, तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन बोला कि आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। इन्होंने पूछा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन 1st of April 2019 3 लाख रुपए का है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट COGS एंड अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर। अब इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जो कि 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 4 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया आपको क्वेश्चन ये। ठीक है, अब इसमें इन्होंने डेबिट बैलेंस दे रखा है, कुछ क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, और क्या बोला कि हमको COGS निकाल के दिखाओ और क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना दिया है वो निकाल के दिखाओ। यहाँ से एक चीज समझ में आती है, क्रेडिटर जनरेट कहाँ से होंगे? क्रेडिट परचेज से। ठीक है, रिटर्न से कम हो जाएंगे, परचेज से बढ़ जाएंगे। ठीक है, COGS कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अगर आपने रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न को बेटा क्या किया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। ओके, परचेज रिटर्न को भी क्या कर दिया जाएगा साहब? माइनस कर दिया जाएगा।
क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखें, परचेज सेल दे रखा है, हमें परचेज से मतलब है, हमें सेल से भी कोई मतलब है ही नहीं। परचेज है, डेटर क्रेडिटर है, इसका अकाउंट बना के चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंस एंड इनकम्स, फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो मेरे काम की चीज़ क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास क्या निकल के आएगा? COGS निकल के आ जाएगा। बट याद रखिएगा, इसने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलरेडी एडजस्टेड since closing stock appeared in the trial balance। बच्चों ध्यान से देखना, it means following entry had already been passed in the books of account। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ शो हो रहा है आपका? ये आपका ओपनिंग स्टॉक है और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों के डेबिट बैलेंस होंगे। मैंने आपको साफ साफ बताया। देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट ये बताया कि अगर ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा हो तो क्या बनेगा सर? आपकी एसेट बनेगा, तब जाकर के ट्रेडिंग में नहीं जा सकता। और यानी कि जो परचेज है आपकी, कैसी परचेज होगी? यहाँ पे जो शो रखी है सर, ये आपकी एडजस्टेड परचेज बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं सर? एडजस्टेड परचेज बोल सकते हैं या फिर हम परचेज बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट है, माइनस करेंगे, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? COGS निकल के आ जाएगा। अब क्रेडिटर्स की पेमेंट निकालनी है। अब देखो क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है? 4 लाख का। कितने का बैलेंस है आपका? 4 लाख का। हमारा यहाँ पे इसलिए बताया नहीं कि हमने नगद खरीदा या उधार खरीदा। तो अब इस क्वेश्चन में मैं क्या हूँ? मैंने माना कि मैंने सारा को सारा गुड जो है बाई के क्रेडिट बेसिस पे किया। किस पे किया साहब? क्रेडिट पे। 10 लाख का ये था, 3 लाख का कुछ मिलके, यानी कुल मिला के मैंने 13 लाख का इससे परचेज किया। कैसे किया? आपका बैलेंस CD कितने का है? 4 लाख का। देखते हैं, हीरा देखो, परचेज कितने का किया? इतने का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 13 लाख। मेथड कौन सा किया बेटा? फीफो मेथड फॉलो किया, याद रखिएगा इसको निकालते समय। 13 लाख रुपए आ गया, परचेज किया। ठीक है, आपने बैंक से पेमेंट कितने का? 12 लाख, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है बस कितने का? 4 लाख का बच रहा है। कैसे बच रहा है? अब देखिएगा, फिक्स एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 25 लाख की फिक्स एसेट थी और आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितने की थी? 6 लाख की। 21 लाख की क्या आपके पास कैपिटल है? क्या है सर आपके पास? 21 लाख की कैपिटल है। कुल मिलाकर के आपके पास जो इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दी थी 6 लाख रुपए की, तो जो बैलेंस CD निकल के आया आपका क्लोजिंग स्टॉक वो 4 लाख का निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है ही नहीं। चले हम लोग आगे। जी सर बिल्कुल चल सकते हैं, क्योंकि आपका 4 लाख का ये रहा बैलेंस। ठीक है, और आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी कितने के? 3 लाख की है, 10 लाख की परचेज किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसे आपका एग्जाम्पल नंबर 2, आप इनको सॉल्व कर दीजिए कहीं से कहीं तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, एडजस्टमेंट की बात कर रहा था मैं। देखिए ये आपकी अदर इनकम में आ गया, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम होगी। इन तीनों को याद रखिएगा। नॉन ट्रेडिंग इनकम कभी कभी हम कंसिडर नहीं करती किस चीज़ों के अंदर। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट मिलना, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट मिलना, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स मिलना, ये सब किसकी कैटेगरी में आती है? नॉन ट्रेडिंग इनकम। एक नंबर का ट्रू एंड फॉल्स निकल के यहाँ से आ सकता है। एबनॉर्मल गेन वही आपका प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं इसको फिक्स्ड एसेट कर दूँ तो बहुत बेहतर रहेगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर आपका मैनेजमेंट वही आपका ऑफिस एंड एडमिन वाला जो एक्सपेंस है, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन, ये सब किसके खर्चे? आपके ऑफिस के खर्चे। यदि इन पे आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ देंगे, प्रीपेड है तो बेटा माइनस कर देंगे। बट याद रखना ये गिवन किस में होने चाहिए? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होना चाहिए, तभी जाके ट्रीटमेंट कर पाओगे। यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो आपका जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो आपकी लायबिलिटी बनेगा, और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है वो आपकी क्या बन जाएगा सर? इनकम बन जाएगा। ओके, चलिए अब इसका मेंटेनेंस एक्सपेंस आता है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, ऑफिस कहीं भी इसके अंदर फैक्ट्री वर्ड आ रहा है क्या? जब फैक्ट्री वर्ड आ ही नहीं रहा है तो बच्चे समझ जाइए कि इसकी फैक्ट्री का तो कहाँ पे कंसिडर हो रही है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंसिडर की जा रही है। फिर आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टाफ सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, आपका गोडाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, बेड डेट्स, प्रोविजन। बेटा बेड डेट्स एक आपका लॉस है, क्या है बेटा? लॉस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्या है सर? नॉन कैश एक्सपेंस है। सेलिंग कमीशन, फिर कुछ फाइनेंशियल एक्सपेंस, बैंक चार्जेस देते हो, इंटरेस्ट लोन देते हो, डिस्काउंट ऑन बिल देते हो, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर करते हो। ये एबनॉर्मल लॉस है। प्रॉफिट को आपने इनकम बोल दिया और लॉसेस को आप बेटा क्या बोल देंगे? अपने एबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। फिक्स एसेट वर्ड तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे, ग्रॉस लॉस हो तो कैपिटल में से बेटा माइनस कर दिया जाए। ठीक है साहब, मेरी बात समझ में आती है?
इसके बैलेंस शीट आपकी नॉर्मल है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ से आपकी बैलेंस शीट कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक। चलिए, बहुत सारी एडजस्टमेंट है, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिएगा, काफ़ी तक मैंने चीज़ें डिस्कस कर ली है आपसे। सर्टेन एडजस्टमेंट देयर ट्रीटमेंट, ठीक है। लॉस बाय 5 वाली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अगर लॉस बाय 5 का ट्रीटमेंट हो, पहले लॉस क्रिएट करेंगे, परचेज माइनस करेंगे, फिर देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे और लॉस बाय 5 को क्रेडिट कर देंगे, और जो बाकी कुछ बचा कुछ बचता है उसे लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। अगर यहीं पे बेटा प्रॉफिट हो रहा होता तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होती, तो लॉस बाय 5 होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता, क्योंकि उनको फायदा हो जाता है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, इससे 3 अकाउंट अफेक्ट होते हैं। इससे कितने अकाउंट अफेक्ट होते हैं? 3 अकाउंट अफेक्ट होंगे। कैसे? एक तो इससे आपका क्लोजिंग स्टॉक अफेक्ट होगा, इससे एक आपका सेल्स अफेक्ट होगा, और इससे आपका एक डेटर्स अफेक्ट होगा। कैसे अफेक्ट होंगे? आपने गुड सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे बेचा, तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ जो मंथ की एंड हो रही होगी, जो सॉरी जब ईयर का एंड हो रहा होगा, तो आप एक एंट्री पहले पास करोगे। क्या? आपने जो सेल्स डेबिट करके उसे क्रेडिट करके इसे डेबिट करोगे, और जो डेटर बढ़ा रखे उसे क्रेडिट करोगे, क्योंकि उनके लिए आपके पास कभी कुछ भी आया नहीं है। तो एक अकाउंट आपकी सेल कम होगी, उधर से आपके डेटर कम होंगे। अब ये जो स्टॉक आपका बिका हुआ दूसरे के पास पड़ा हुआ है, तो उसके लिए एंट्री पास करेंगे। क्या? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लेइंग विद कस्टमर, फिर इसको स्टॉक लेइंग विद कस्टमर को डेबिट करेंगे, बेटा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। या फिर सीधे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट भी आप एंट्री पास कर सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इन्होंने क्या पास किया, सेल्स डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल्स, वही आपका डेटर, फिर स्टॉक ऑन अप्रूवल बेसिस टू अकाउंट डेबिट टू बेटा ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री पास कर दे, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इसको बना दिया है। चलिए, गुड यूज फॉर अदर देन सेल्स, एक तरह से ड्राइंग कर दी, एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, या हमने किसी पर्पज से दिया, यानी अदर देन सेल, हमने उसको सेल्स नहीं किया। जब सेल नहीं किया तो उसे डिडक्ट तो करेंगे, यानी क्रेडिट तो होगा, क्या परचेज ही क्रेडिट होगा, बट उस किस पे होगा? एट कॉस्ट होगा, जितने का हमें पड़ा। इसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डोनेशन तो डोनेशन डेबिट टू परचेज, ड्राइंग का ड्राइंग डेबिट टू परचेज, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट तो फ्री सैंपल डेबिट टू परचेज। अगर हमने कोई गुड्स बिल्डिंग असेट एक्वायर की गुड्स दे करके, तो बिल्डिंग डेबिट तो बेटा परचेज एंट्री पास कर देनी, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। किस पे होगा सर? एट कॉस्ट होगा। किस पे होगा सर? एट कॉस्ट होगा, कॉस्ट से कम पर बात नहीं कर सकते। हमने कोई मेंटेनेंस करने पे गुड्स की यूज़ किया, अपने खुद के गुड्स मेंटेनेंस पे यूज़ कर लिया, हमारा बिजनेस था स्पेयर पार्ट का, बट हम बेचते भी थे, तो मेंटेनेंस हमें जरूरत पड़ी तो हमने रिपेयर करा लिया और किसे क्रेडिट कर दिया? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये 3 इंपॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कमीशन आपने नेट प्रॉफिट बिफोर सच चार्जिंग सच कमीशन दिया है, तो सिंपल प्रॉफिट बिफोर कमीशन आपके पास हमेशा होगा, याद रखना, आफ्टर कभी नहीं होगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही होगा। रेट की मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड करना। अगर आफ्टर दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, बट जो आपका रेट ऑफ कमीशन है आफ्टर है, तो रेट ऑफ कमीशन प्लस 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। बाकी कुछ मत सोचिए, सामने सोचने का बिल्कुल है ही नहीं, कैसा है क्यों आ रहा है, भूल जाओ। बस आपको इतना करना है, इसको आफ्टर के, यानी कि हम जो कमीशन दे रहे हो आफ्टर पे दे रहे हो, तो लेट करेंगे, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इक्वल्स टू 100, उस पर 10% कमीशन देंगे। अगर वापस से इसको जोड़ दूं तो कितने के इक्विवेलेंट हो गया? 100। तो ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो गया नहीं हो गया? जी सर बिल्कुल हो गया। आई नो मेरी स्पीड तेज है, बट ये टाइम बेटा स्लो में बात करने का है ही नहीं। ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट उनको एक मेमोरी टेक्निक्स चाहिए। हम लोग आगे चल सकते हैं सर, ठीक है। एंट्री सिंपल पास हुई, कमीशन अकाउंट टू कमीशन पेबल, रीजन ये आउटस्टैंडिंग है, पेड नहीं हुआ है, पे नहीं हुआ है। जब पे नहीं हुआ है मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, और जब वो आउटस्टैंडिंग है तो आपको आउटस्टैंडिंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कमीशन निकालने के तरीके हैं। उसके आगे चलते हैं सब, और कुछ बचता है। अब तो बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं, यहाँ पे कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं बचती जो आपको नहीं कराई गई है। डेप्रिसिएशन को हमेशा याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन आपकी एसेट में से माइनस हो जाएगा, और साथ साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस बन जाएगा, ठीक है। फिर एक एडजस्टमेंट आती है डेटर ट्रीटमेंट की। किसकी आती है साहब? डेटर ट्रीटमेंट। जब आप डेटर ट्रीटमेंट की बात करें तो हमेशा याद रखें, उस पर काफ़ी सारी एडजस्टमेंट हो सकती है। जैसे आपकी ट्रायल बैलेंस में डेटर्स दे रखा है, ठीक है, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर एक डेटर्स दे रखा है, ठीक है, जिसका डेबिट बैलेंस होगा, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आपके पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है। हम इसको ओल्ड रिजर्व का नाम दे देते हैं। देखिए इसका ट्रीटमेंट एक्चुअल में अलग होता है, बट हम जब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं।
तो सबसे पहले अगर आपका वही गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ओके। आपके पास कुछ अमाउंट आ गया, गुड्स रिटर्न हुआ है तो गुड्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी अगर मैंने कुछ भी किया है जिससे मेरे डाटा रिड्यूस हो रहे हैं, हम सबसे पहले अपने डाटा को रिड्यूस कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने बिजनेस के एक्चुअल डाटा निकालेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, अगर आपने क्रेडिटर्स डाटा राइटन ऑफ किया, एक एडजस्टमेंट ये भी होती है कि एक ही बंदा जब डाटा क्रेडिटर के अंदर पड़ा हुआ होता है, डाटा में भी क्रेडिटर भी है, तो जो दोनों में से अमाउंट कम होती है, चाहे डाटा में वो क्रेडिटर में, वहाँ से दोनों से माइनस करके नेट बैलेंस निकाल के देखता है उसका क्रेडिट बच रहा है, डेबिट बच रहा है। अगर उसका डेबिट बैलेंस बच रहा है तो मैंने डाटा का पार्ट बना हुआ है, तो जितना अमाउंट क्रेडिट का था उसे माइनस करके उसमें से अमाउंट निकाल लेंगे। अब ये जो अमाउंट निकल के आएगी, इस वाली अमाउंट पे क्रिएट क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कौन सा, न्यू वाला। अब इसके दो ऑप्शन है, हम जो प्रॉफिट वो से चार्ज करेंगे, तरीके बताऊंगा आपको कैसे करेंगे, ठीक है। न्यू तो पूरा क्रिएट होगा, आपको ओल्ड से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। न्यू आप पूरा क्रिएट करेंगे। अब जो अमाउंट निकल के आएगी इसमें से लेस होगा क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब जो अमाउंट आएगी ये आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंट की जाएगी, ओके। अब ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, दोनों ही किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। कहाँ आएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो आप चेक करते हो क्या कि आपके पास कोई बैड डेट्स तो नहीं है। अगर बैड डेट्स हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपके पास एडिशनल बैड डेट्स हुए हैं तो यहाँ से आप बैड डेट्स को भी माइनस कर देंगे क्योंकि उस सबके डेटर कम होंगे। याद रखिएगा बात को, बैड डेट्स हैं आपके पास, आपने कहा आपके एडिशनल बैड डेट्स भी हुए तो उसे ऐड करके नेट बैलेंस बना लेंगे। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, क्या लेस करेंगे, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया वाला जो क्रिएट हुआ है, न्यू वाला, हम उसे क्रिएट करते हैं। अब जो माइनस कर दे इसमें से कौन सा, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो नेट बैलेंस बाहर शो कर दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, एक तरीका तो ये होता है। बट सपोज करो मेरा ओल्ड रिजर्व जो है वो ग्रेटर देने किससे, बैड डेट से, प्लस एडिशनल बैड डेट से, और आपके किससे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से, ठीक है। इन तीनों से ग्रेटर देना है तो ये सारा ट्रीटमेंट किधर होगा, क्रेडिट साइड। कैसा होगा, ओल्ड रिजर्व आपके पास है, माइनस कर देंगे इसमें से बैड डेट्स, माइनस कर देंगे एडिशनल बैड डेट्स, माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तीनों को माइनस करेंगे। अब जो बैलेंस निकल के आएगा अब वो कहाँ शो कर देंगे सर, क्रेडिट साइड शो कर देंगे। ये ट्रीटमेंट इसका होता है। फिर सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कहाँ दिखाएंगे, आपके पास डिस्काउंट नाम का, डिस्काउंट अलाउड नाम का कॉन्सेप्ट होगा जो कि ट्रेडिंग में शो हो रहा होगा, यानी आपके ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा होगा डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस, तो उसके अंदर आप ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है। आप ऐड करेंगे, नेट बैलेंस को बाहर शो कर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी आपको नहीं करना। हो सकता है जैसे आपका डेटर ट्रीटमेंट है ऐसा क्रेडिटर्स के आसपास भी हो, यानी आपके पास क्रेडिटर्स हो और उसमें डेटर क्रेडिटर रिटर्न ऑफ हो, तो डेटर्स रिटर्न ऑफ तो माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। नेट बैलेंस जो बचेगा, अब इसके ऊपर क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अगर ऐसा बनाना है तो यहाँ से माइनस होगा, नेट बैलेंस होगा, ये आपके लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा। कहाँ शो हो जाएगा सर, लायबिलिटी साइड शो हो जाएगा। और जो आपका आता है क्या, जो आपका ये तो लायबिलिटी साइड से हो गया। अब जो नेट बैलेंस बचेगा उसको यहाँ पे शो कर देंगे प्रॉफिट लॉस में, किस नाम से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। कहाँ, क्रेडिटर्स, ये नेट बैलेंस यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। कौन सा वाला, ये खाली डिस्काउंट वाला, ये जो डिस्काउंट वाला है ना, ये अमाउंट वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जितनी एडजस्टमेंट बड़ी बड़ी हो सकती थी, जो टफ एडजस्टमेंट हो सकती थी, मैंने आपसे डिस्कस कर ली। एक ट्रीटमेंट और रहता है क्या, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अगर दोनों में से कोई सी भी एक एडजस्टमेंट है, दोनों में से कोई सी भी एक एडजस्टमेंट है, तो आप याद रखें जब आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब परचेज लिखेंगे यहाँ, तो परचेज में से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है, माइनस करेंगे आपको कुछ भी अदर ट्रीटमेंट होता है, आपने एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिया, फ्री चैरिटी के लिए दे दिया, जिसके पर्पज से अदर पर्पज से यानी सेल नहीं किया, गुड्स यूज हो गया, माइनस करेंगे। अब जो आएगा उसमें से माइनस क्या करेंगे, लॉस बाय फायर। बट याद रखना ऑलवेज किस पे होना चाहिए, एट कॉस्ट होना चाहिए। किस पे होना चाहिए सर, एट कॉस्ट होना चाहिए। यहाँ से माइनस करेंगे। अब आप चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक, और साथ साथ बैलेंस शीट। अब चेक करेंगे आपको क्लेम कितने का मिला, यानी बैलेंस शीट में आप जानेंगे क्या आपको क्लेम कितने का मिला।
जो क्लेम मिला उसे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, क्योंकि वो अभी पेबल होगा, पेड नहीं किया गया। पेड किया गया तो कैश में ऐड कर देंगे। अब हम ये चेक करेंगे हमको प्रॉफिट हुआ है या फिर हमको लॉस हुआ है। अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट से डाल देंगे प्रॉफिट ड्यू टू लॉस बाय फायर, ठीक है, वो प्रॉफिट आ गया। और हमको लॉस हुआ है तो लॉस ड्यू टू लॉस बाय फायर, क्रेडिट से डालेंगे, ये ट्रीटमेंट आपका खत्म हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से बैलेंस शीट में नहीं बनते। जितने मैक्सिमम ट्रीटमेंट थे मैंने आपको सारे बता दिए। बस जस्ट एक बात कानों में लीड डालना और सुन लेना, बस बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपसे सबके सब डिस्कस अच्छे से कर ली हैं। अगला काम क्या होगा सर? देखिए, बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट काफ़ी तरह के हो सकते हैं। जो बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो तो कैपिटल के रिगार्डिंग होता है। कैसे? अगर आपके पास कैपिटल का बैलेंस है, अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप ऐड कर लेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने एडिशनल कैपिटल आया तो एडिशनल कैपिटल को ऐड कर लेंगे। अब जो कैपिटल है इसमें से माइनस करेंगे, आपने ड्राइंग दिया है माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर आपको लॉस हुआ है, क्या हुआ है बेटा? लॉस हुआ है, लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन हुए तो इनको माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब जो नेट बैलेंस बचेगा उसे बाहर शो कर, और कुछ नहीं करना। बाकी प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ये सब कुछ तुम्हें आता है, तो इन्हें सब कुछ मुझे बताने की आवश्यकता इसमें है ही नहीं। और इसी तरह से आपकी और कोई अच्छे से एसेट बचती नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं बचती, जो मुझे आपसे डिस्कस करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, ये जो ओपनिंग एंट्री का खेल है इसको समझ लीजिए बस एक बार। जब आप ओपनिंग एंट्री की बात करो तो पिछले साल जो बैलेंस शीट आपने क्लोज की होगी वो नेक्स्ट ईयर जाके आपको ओपन करनी पड़ेगी। जो आपको नेक्स्ट ईयर ओपन करनी पड़ेगी, जितनी भी उसमें एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा, और जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो सब क्रेडिट कर दी जाएंगी। देखिए, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवर्स, इन्वेंट्री, मशीनरी डेबिट, महिंद्रा एंड सन्स, ये आपके क्रेडिटर्स होंगे और आपकी कैपिटल ये क्रेडिट कर दी जाएगी। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, आपका काम बन जाएगा बच्चा, ठीक है। आगे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने के लिए, सॉरी लेटर में पोस्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन आएगी नहीं, इस चीज़ के लिए घबराने की कोई आवश्यकता उनको है नहीं आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, बैंक का बैलेंस डेबिट होता है और बैंक ओडी का बैलेंस कैसा होता है साहब? जरा मुझे कमेंट सेक्शन बता दें कैसा बैलेंस होता है, देख करके बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस कैसा होता है। यहाँ तक अगर वीडियो में आ गए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो करो, अदरवाइज अपने अपकमिंग जनरेशन को शेयर कर दीजिएगा। आगे चलिए साहब, मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो जाएगा। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ठीक है, इसके बारे में बता ही चुका हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट सबसे बड़ा होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंस कोई ज़रूरत नहीं है, सब थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा ही नहीं यहाँ से। चलिए सर, टेस्ट योर नॉलेज, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसे बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इतना समय नहीं है, क्योंकि वीडियो लंबा खिंच जाएगा अदरवाइज। तो कुछ इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब इसी से लिंक करके बनता है आपका क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मैंने साथ साथ ही ले रखा है बच्चों, जिससे कि आपको दिक्कत ही ना हो, जिससे कि आपको दिक्कत ही ना हो। मैंने साथ साथ ही अकाउंट ले रखा है जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। जब आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फाइनल अकाउंट में 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, देन प्रॉफिट लॉस एंड देन बैलेंस शीट। आपको ये 4 अकाउंट बनाने होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? देख लो बच्चों, तुमने टेलीग्राम पे कोई मैसेज तो नहीं कर रखा है, वरना कहोगे सर आप बिल्कुल नहीं देखते हो। बेटा क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ों के साथ एक साथ उलझा हूँ कि बच्चों का मैसेज नहीं है। ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया कि 1 घंटे के अंदर आपकी वीडियो आने वाली है, और शायद पोस्ट प्रोबेबली 1 घंटे के अंदर डाल ही दूंगा, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हो तो द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जनरली प्रिपेयर द सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट इन एडिशन टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। फर्क क्या पड़ता है? जितना भी आप फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, वो सब तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर डाल देते हो। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, ये जो एक्सपेंस है आप किस में डाल देते हो? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते क्या? ओनली ग्रॉस प्रॉफिट। वहाँ पर मेरा काम किस में रहता? ओनली ग्रॉस प्रॉफिट में रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। इस पूरे चैप्टर में देखिएगा क्या बोलता है,
The objective to preparing manufacturing account is to determine manufacturing cost of finished goods for assessing the cost effectiveness of the manufacturing activity. देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्टिंग के अंदर मेक और बाय प्रपोजल, ठीक है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं हूं तो मैं जरूर चेक करना चाहूंगा कि मुझे बनाने में फायदा है तो मार्केट से रेडीमेड खरीदो, उसमें फायदा है। बट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो इस काम को डेली कर रही है उसको ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको ना बने। ओके, जो आपको मेरी बात समझ में आती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर देन ट्रांसफर टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है फिनिश्ड गुड की उसने कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर्पस क्या है इसका, इट शो द टोटल कॉस्ट ऑफ manufacturing the finished goods and set out in details with appropriate classification the constituent element of such cost. It is debited with the cost of material, manufacturing wages and expense incurred directly or indirectly to the on मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट एक्सपेंस, हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके बनने पे जितना भी खर्चा हो रहा है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे बेटा वो इनडायरेक्ट हो, सारा का सारा खर्चा आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ही शो किया जाएगा। इट प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट एंड फैसिलिटेट रिकंसिलिएशन ऑफ द फाइनेंशियल बुक विद द कॉस्ट रिकॉर्ड। आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग जाएंगे, जब आप सीए इंटर के अंदर आएंगे तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। वहां पे एक चैप्टर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे आपके यहाँ BRS बैंक रिकंसिलिएशन है, वहां पे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जहाँ पे आप कॉस्ट बुक का किसके साथ, फाइनेंशियल बुक के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये आप बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं करते, बाकी लोग नहीं करते, क्योंकि कॉस्ट का प्रॉफिट अलग आता है और आपके फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट अलग आता है, क्योंकि वहाँ फाइनेंस कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। बट हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे भी नहीं। चलो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आल्सो बी यूज्ड फॉर द वेरियस other purpose. For example, it is output carried on the trading account at market price. It disclose the profit or loss on manufacturing. Similarly, it may also be used to fix the amount of production of profit sharing bonus when such scheme are in force. Okay, जब ऐसा कुछ हो तो आप इस काम को भी कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्लासीफाई कैसे कहते हैं, टैबुलेशन फॉर्म में। याद रखना, काफी टाइम आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोलेगा, तो आप टैबुलेशन फॉर्म बनाओगे। मेरा गला सूख रहा है, कोई नहीं बच्चों, तुम्हारे लिए सह लेंगे इतना। तो आपने मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस रॉ मटेरियल परचेज माइनस रॉ मटेरियल रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे आप ये सब काम करते हो आपके पास रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल के आ जाता है, इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होता, ठीक है ना। आगे चलते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इसमें इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जोड़ देंगे जो खाली बनने पे हो रहा है, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मत लेना, जो मगर गुड्स को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड तो वैसे भी खर्चा होता है, फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम की बात की इसने, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी, यहाँ परचेज अगर नेट है तो आपने उसमें नेट ऑफ रिटर्न, अगर आपने माइनस कर तो उसको माइनस कर दिया, रिटर्न कर दिया माइनस कर दिया। इफ देयर इज रिमेन्स अनफर्निश्ड ऑफ गुड्स एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, द कॉस्ट ऑफ सच अनफर्निश्ड गुड्स ऑल्सो टर्म्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। यानी अगर आपके पास WIP गुड्स भी हैं तो आप उनको भी शो करेंगे। आप जो क्लास 12 जैसे आप पढ़ के आए हैं तो आपने 6 तरह की इन्वेंट्री पढ़ी थी, क्या, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, एक स्टॉक इन ट्रेड, एक आपका न्यूज टूल्स और एक आपका स्पेयर पार्ट्स। आप लोग कुछ इस तरह की इन्वेंट्रीज पढ़ी थी, तो हमको यहाँ पे इस शुरुआती 3 पढ़नी होंगी मैन्युफैक्चरिंग में, इन 3 से में कोई मतलब इनका नहीं है, ठीक है। ओपनिंग इन जो आपके WIP है उसे डेबिट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्लोजिंग WIP को पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सिंपल बात खत्म होती है, ठीक है। इन्होंने एक्सपेंस बना रखे हैं, कैसा, रॉयल्टी आपने पे किया, ठीक है, हायर चार्जेस पेड के प्लांट एंड मशीनरी ऑन हायर पे, इट इज बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी आपका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आप 1 लाख यूनिट बनाते हो फैक्ट्री के अंदर और यूनिट पर कॉस्ट आती है 10 रुपये एंड लेबर कॉस्ट आती है 5 रुपये, दैट अ पार्ट इट वॉज एग्री टू पे रॉयल्टी 3 रुपये पर यूनिट टू द जापानीज कोलैबोरेटर हु सप्लाइड टेक्नोलॉजी। तो खर्चा कितने का हो गया, 10 + 5 + 3 = बेटा कितना होगा, 13।
13 रुपये पर यूनिट के हिसाब से खर्च हो गया, सॉरी 18, 10 5 15 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय कितना 1 लाख इक्वल्स टू कॉस्ट कितने 80, दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या आएगा आपका, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और ओवरहेड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्या क्या होते हैं इनडायरेक्ट में, मटेरियल विच कैन नॉट बी लिंक्ड डायरेक्टली विद द यूनिट प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल स्टोर्स कंज्यूम फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्मॉल टूल्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेशन ऑयल्स, ये सब क्या है आपके इनडायरेक्ट मटेरियल। मशीनरी के अंदर ऑयल टाइम से नहीं बनेगा तो मशीन जाम हो सकती है, आपका काम रुक सकता है, बट काम रुका तो आपकी प्रोडक्शन रुकेगी, आपको नुकसान हो जाएगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला गया। हाँ, इनडायरेक्ट वेजेस जो मटेरियल बनने में तो काम नहीं दे रही बट मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करने में ज़रूर काम करे, जैसे कि आपका वेजेस फॉर मेंटेनेंस वर्क, हॉलीडे पे एक्सेट्रा। अब जो बंदों की संडे की छुट्टी होती है, जो आपके ऑफिस फैक्ट्री में काम करते हैं, पैसा तो हम उनको भी दे रहे हैं बट उस दिन कोई प्रोडक्शन तो निकल नहीं रहा, तो इसीलिए जो आपकी ऐसी वेजेस है उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कैसा आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड डलवाई है आपने जिससे लोग एम्प्लॉय काम अच्छे से कर सकें, तो ये कैसे खर्चे होंगे सर, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस के खर्चे होंगे और आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर ये बाय प्रोडक्ट। अगर आपके किसी मेन प्रोडक्ट से, अगर आप कोई मेन प्रोडक्ट बनाती हैं और इससे कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है और इसकी सेल से कुछ पैसा मिलता है, तो क्या करेंगे आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग की टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे और नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बना देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बच्चे यहाँ पे ही आपकी गलती कर देते हैं, जो कि आपकी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। साफ मेरी बात समझ में आती है आपको, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, देखिए साफ साफ बोलता है, इट इज़ अ मोस्ट manufacturing operations, the production of the main product is accompanied by the production of the subsidiaries product which has a value in sales. For example, production of a hydrogenated vegetables oil is accompanied by the production of oxygen gas and production of steel yard scrap. The subsidiary product is termed as byproduct, छोटा प्रोडक्ट है जिसकी कीमत कम होती है, because its production is not concisely undertaken by the result out of the production of the main product. It is usually very difficult to ascertain the cost of the product. Moreover, its value usually form a very small percentage of the main product. बहुत छोटी कम की बहुत ही कम वैल्यू होती है जो आपकी मेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में देखा जाए। बाय प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता, मेन प्रोडक्ट के कारण ही सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है आपका। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? चलिए साहब, जैसे कि आप मोलेसिस क्रिएट करते हो किससे, शुगर मैन्युफैक्चरिंग से, बटर मिल्क बनाते हो किससे, आप बेटा बटर और चीज़ से। ठीक है, बाय बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द डेयरी विच प्रोड्यूस बटर एंड चीज़। मट्ठा होता है ना बेटा, बटर मिल्क को मट्ठा बोलते हैं ना, छाछ बोलते हैं जिसको। ठीक है, हर जगह अलग अलग नाम है इसका। प्लीज़ कमेंट सेक्शन बताएं कि आपके स्टेट में, आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, बाय प्रोडक्ट जनरली हैव अ सिग्निफिकेंट वैल्यू एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द मेन प्रोडक्ट, आर जनरली वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, बोलते हैं ना मार्केट वैल्यू। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे देखें कॉस्ट और एनआरवी, हम ऐसे नहीं देखें कॉस्ट और एनआरवी चार्जेस, नहीं, हमें किस पे कंसिडर करना है, मार्केट वैल्यू। कॉस्ट कुछ मैटर ही नहीं करता इसके लिए। ठीक है, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसा होता है, बस वो देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर खत्म, बाकी कुछ देखने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, रॉ मटेरियल में आपका ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, आपका कंज्यूम निकल के डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आ गया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इधर आ गया। अगर आपने कोई बाय प्रोडक्ट बनाया एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नहीं हुई मार्केट वैल्यू की बात हो रही, क्रेडिट साइड डाल देंगे उसको, और बाकी जितने भी कॉस्ट होगी इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल देंगे। अब जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, किस में जाएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएंगे, किस में जाएंगे सर, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली। जब आप ट्रेडिंग में गए तो आपने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड यहाँ पे रखा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाली, क्लोजिंग स्टॉक रखा, बिका कितने का, बाकी का ये निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, याद रखना जो आपका फिनिश्ड गुड्स होता है ये शो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही होगा, ये कभी भी आपके एमएफजी अकाउंट में नहीं, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल, कोई चेंज नहीं है सब। ठीक है, बैलेंस शीट नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज एट ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं बिंदास तरीके से। आपका मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डन हो गया मस्त तरीके से। देखिए, अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल की बात करूं,
तो ये बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी, ठीक है, समझ में आती है बात। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा साहब, हमारा एक कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। वन शॉट वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आप इनके सॉल्यूशन देख लेंगे। मेरा मेन कंटेंट है इस समय तुमको रिवाइज कराना एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट। मेरी कोशिश ये, वीडियो आ रहा होगा आपका अभी 234 हुए, कोशिश है कि 3:30 तक मैं से अपलोड कर दूं हर कीमत के ऊपर, क्योंकि थोड़ा बहुत कट कॉपी मारना पड़ेगा, इसमें ऑर्डर अलग से रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि इसका, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। थैंक यू। 2-3 बच्चे मेरे लिए वेट कर रहे हैं, बेटा ये आप लोगों के लिए हो रहा, वरना मैं बिल्कुल हिम्मत है ही नहीं, जितना एनर्जी जुटा के वो बैठा हूँ ना, आप बच्चों के लिए बैठा हूँ, वरना इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं बच रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। बस एक चीज़ सोच चुका था, ठीक है यार ये अटेम्प्ट बच्चों खराब हुआ, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं करते, कहीं कुछ करते ही नहीं है, बट फिर वो वाली बात होती ना कि सर तो धोखा दे गए हमको, वो चीज़ नहीं करना बेटा। चलो ठीक है, आप एंजॉय करो। आपकी अगली वीडियो में शाम तक रेडी कर दूंगा, जो कि आपकी कंसाइनमेंट पे आएगी, और आई थिंक उसमें 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा मैं आपके। एक तो चैप्टर नहीं, 5 से 6 चैप्टर आपके कंप्लीट करवाऊंगा उसके अंदर, जिससे कि आप बस कान में लीड डालना और बेटा एयर प्लग करना और सुनते जाना, कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए, और फिर अपना आरटीपी सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। चलिए।